नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में आतंकियों के साथ एक बड़ा एनकाउंटर चल रहा है। घाटी में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर को घेर लिया गया है। सुरक्षा बलों के साथ फायरिंग चल रही है। अवंतीपुरा में 2 जगह पर एनकाउंटर चल रहा है। अवंतीपुरा में शारशाली इलाके में एनकाउंटर जारी है। यहां एक आतंकवादी मारा जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि घाटी में हिजबुल का सबसे बड़ा कमांडर घिर चुका है। अवंतीपुरा में दूसरा एनकाउंटर बेगपोरा में हो रहा है, जहां पर हिजबुल का टॉप कमांडर घिरा हुआ बताया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में 2 जगह इस वक्त एनकाउंटर जारी है। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में आतंकियों के साथ 2 जगह पर यह एनकाउंटर चल रहा है। खालिद ज्यादा जानकारी के साथ है। खालिद, फिलहाल क्या स्थिति है? आप मतलब मेरे के साथ खालिद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, 2 जगह जो एनकाउंटर चल रहा है, फिलहाल उसे लेकर क्या अपडेट? देखिए, दोनों जगह अभी ऑपरेशन चल रहा है। जो बेगपोरा का ऑपरेशन जिसपे सबकी निगाहें हैं, वहां बड़े मिलिटेंट्स बोल रहे हैं छुपे हुए हैं, वहां एनकाउंटर चल रहा है। दोनों तरफ से गोलियां जो है वो चल रही है। यहां इंफॉर्मेशन है कि कुछ बड़े कमांडर्स वहां छुपे हो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई जो है वो चल रही है उनके खिलाफ। रात भर ये ऑपरेशन जो है चलता रहा। तमाम टॉप ऑफिशियल्स के नेतृत्व में ये जो ऑपरेशन है वो हो रहा है। दूसरा जो ऑपरेशन इसी इलाके अवंतीपोरा के ही दूसरे इलाके शारशरी में हो रहा है, वहां पर एक मिलिटेंट के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन सारी निगाहें जो है बेगपोरा के एनकाउंटर पर है, जहां कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है इस ऑपरेशन में जो आधिकारिक पुष्टि किसी भी चीज की नहीं हो पा रही है। यहाँ कौन मिलिटेंट है, किस टॉप कमांडर की बात की जा रही है, कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि जब तक ना आधिकारिक पुष्टि होगी तब तक कोई भी ऐसा नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि कोई बड़ा कमांडर है जो यहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि सारे टॉप ऑफिशियल्स, चाहे वो सेना के हो, सीआरपीएफ के हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के हो, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को और किसी भी लूप होल को वो जगह नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इस पूरे इलाके में कल रात से ही ये घेराबंदी की गई है। यहाँ तक कि जेसीबी मशीन्स को लगा दिया गया और अंडरग्राउंड जो बंकर्स या हाइड आउट्स हैं मिलिटेंट्स के, उनको ढूंढने के लिए पूरी तरह से कोई भी जो है लगातार जम्मू कश्मीर से एनकाउंटर की खबरें सुन रहे हैं। क्या इन 4 दिनों में जो एनकाउंटर हुए उनके बीच कोई कनेक्शन है? क्या ये सभी एक ही संगठन के द्वारा अंजाम दिए जा रहे हैं? देखिए, नहीं, जिस तरह अगर हम संगठनों की बात करें तो जो हंदवारा या फिर हंदवारा के दूसरे वंदगाम में जो अटैक हुआ था मिलिटेंट्स का, जिसको हम बात करें, और फिर वो मुठभेड़ में तब्दील हुआ, उसमें जो टीआरएफ जो नई एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम सामने आया था। लेकिन यहाँ पर जो एनकाउंटर हो रहा है वो हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स का नाम सामने आ रहा है। यानी दोनों अलग अलग संगठन हैं। मगर अगर हम खुफिया विभाग की बात करें तो उनके मुताबिक ये 2 सारे मिलिटेंट संगठन अब, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम रह गई है, पिछले जो कुछ समय से लगातार एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं और बहुत ज्यादा मिलिटेंट्स को, करीबन 60 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मारने में सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। उसके बाद से इन्होंने जो है एक अंडरस्टैंडिंग आपस में बना ली है और ये मिलजुल के काम करते हैं। हमने कई एनकाउंटर्स हाल ही में देखे जिसमें जो मारे गए मिलिटेंट्स थे उनमें से कुछ एलईटी का से और कुछ जैश के या फिर कोई हिजबुल मुजाहिदीन का, जिससे ये बात साफ हुई कि ये लोग मिलकर काम करते हैं। इससे जो भी प्लानिंग होती है मिलकर की जाती है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हाल ही में जो हंदवारा में घटना घटी उससे इसको लिंक किया जा सकता है। और अगर ये यहाँ पे बड़े कमांडर्स को मार गिराने में सफलता मिलती है तो ये भी कहा जा सकता है कि हंदवारा मामला जो हुआ था उसको जिस तरह से कहा गया था कि उसका बदला लिया जाएगा, कहीं न कहीं सुरक्षा बल वो करने में सफल हुए हैं। जी, एक और बात मैं समझना चाहूंगा, दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन किस तरीके से एक्टिव है? अब तक वो किस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम देता आया?
देखिए, दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा की अगर हम बात करें, ये दो मिलिटेंट संगठन जो है काफ़ी सक्रिय रहे हैं। खासकर हिजबुल मुजाहिदीन की अगर हम बात करें, क्योंकि स्थानीय मिलिटेंट्स उसके साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो हिजबुल मुजाहिदीन है, इसका जो चीफ कमांडर सलाउद्दीन है वो भी कश्मीरी है और इसमें ज़्यादातर कश्मीरी मूल के ही मिलिटेंट हैं। इसलिए इनकी पकड़ जो है दक्षिणी कश्मीर में ज़्यादा थी। इन्हें शेल्टर्स मिलते थे, इन्हें OGWs का खासा सहयोग हासिल था। लेकिन अब यही बात थी कि नेतृत्व की बात थी। इनके जो कमांडर्स थे वो वक्त के साथ साथ, अगर बुरहान वानी की बात करें, सब्जार अहमद की बात करें, उनको मार गिराया गया है। अब जो कुछ कमांडर्स इनके बचे हैं वो उन पर जो है शिकंजा कस लिया गया है। दिन रात उनकी तलाश है और एक बड़े कमांडर की बात आ रही है कि वो यहाँ बेगपुरा में फंसा हुआ है। देखना ये होगा कि कौन सा कमांडर है, क्योंकि इनके जो दो बड़े कमांडर्स हैं जो अभी सुरक्षा बलों की टॉप लिस्ट में है और काफ़ी वांटेड है, उनके खिलाफ, उनमें दो में से अगर एक भी यहाँ पर सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ जाता है तो निस्संदेही ये बहुत बड़ी सफलता होगी सुरक्षा बलों के लिए। खालिद, आप बना रहे हमारे साथ। कृष्ण मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण मोहन, पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एनकाउंटर चल रहे हैं, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि जो बलिदान हमारे जवानों ने दिया है, क्या ये उसका बदला लेने का वक्त आ गया है? क्या बदला पूरा होने जा रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि जो हरकतें आतंकवादियों ने की हैं उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल पूरे अप्रैल महीने में भारतीय सेना के ऑपरेशंस पूरी कश्मीर वैली में बहुत तेजी से जारी रहे और उस दौरान 2 दर्जन के आसपास आतंकवादी मारे गए। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों का भी नुकसान हुआ, लेकिन आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई। हिजबुल मुजाहिदीन जैसा संगठन जो कि एक जमाने में दक्षिण कश्मीर में आतंक का पर्याय माना जाता था, अब उसके गिने चुने लोग बचे हुए हैं, गिनी चुनी लीडरशिप बची हुई है और वो भी खामोश है। हालांकि किसी एक ग्रुप के मरने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये सिर्फ नाम होते हैं। पाकिस्तान में टेरर फैक्ट्रीज पूरी तेजी से चल रही हैं और घुसपैठ के लिए आतंकवादी सीमा पर LOC पर तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन जो भी आतंकवादी यहाँ आएगा वो बच नहीं पाएगा। 2 दिन पहले जी न्यूज से बातचीत करते समय CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी यही बात कही थी कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता रहेगा, लेकिन उनमें से ज्यादातर तो LOC पर ही मारे जाएंगे और जो बच जाएंगे वो घाटी के अंदर मारे जाएंगे। ये जो ऑपरेशन आज चल रहा है पुलवामा के अंदर, ये ऑपरेशन दरअसल पिछले 1-2 दिन से बहुत हॉट परस्यूट में था। लगातार खबरें मिल रही थी कि कुछ एक बड़े आतंकवादी, दुर्दांत आतंकवादी इस इलाके में छुपे हुए हैं और ये ऑपरेशन कल रात से लॉन्च हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है और बहुत जल्दी इसमें एक आतंकवादी तो मारा गया है, लेकिन और आतंकवादियों की इसमें फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। विशाल, देखिए कृष्ण मोहन, जो हम बात कर रहे हैं हिजबुल मुजाहिदीन की, मैंने खालिद से भी यही सवाल था कि दक्षिण कश्मीर में किस तरीके से हिजबुल एक्टिव रहा है, किस तरह से सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए वो बार बार प्लानिंग करता रहा है, और अगर उसका टॉप कमांडर घिर जाता है या फिर ढेर हो जाता है तो कितनी बड़ी सफलता ये सुरक्षा बलों के लिए, सेना के लिए मानी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हिजबुल मुजाहिदीन का इतिहास समझ लीजिए। हिजबुल मुजाहिदीन को इसलिए खड़ा किया गया था ताकि दुनिया के सामने ये संदेश दिया जा सके कि आतंकवाद जो है वो दरअसल कश्मीरी के जो स्थानीय युवा हैं उन्होंने भारत के खिलाफ हथियार उठाए हैं और ये एक लेजिटिमेट संघर्ष है। पाकिस्तान ये मुद्दा हमेशा विश्व स्तर पर उठाने की कोशिश करता रहा, जिसमें वो हमेशा नाकामयाब रहा। हिजबुल मुजाहिदीन के जो भी आतंकवादी थे वो मार डाले गए हैं। आपको एक पोस्टर की याद होगी जो 2-3 साल पहले बुरहान वानी के जमाने में आया था और उसमें से जो इसमें उस पोस्टर में थे, तो पुलवामा में, अवंतीपुरा में 2 जगह पर एनकाउंटर चल रहा है, जैसा कि खालिद भी बता रहे हैं, कृष्ण मोहन भी बता रहे हैं। इसको लेकर जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। क्राइम ब्रांच ने कल मौलाना साद के दूसरे बेटे मोहम्मद सईद को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बुलाकर 2 घंटे तक पूछताछ की है। ये मुख्यालय की गतिविधियों में ज्यादा सक्रिय है और मरकज के ओहदेदारों के साथ मीटिंग भी यही करता था। पुलिस ने साद के बेटे से खासतौर से मरकज में आने जाने वालों की व्यवस्था करने वाले 20 कर्मियों के बारे में पूछताछ की है। मरकज के 20 ऐसे कर्मचारी हैं जो यहां आने जाने वाले जमातियों की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। प्रमोद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। प्रमोद, इसे लेकर और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, क्राइम ब्रांच ने लगातार मरकज के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एक के बाद एक लोगों को नोटिस देकर बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कल भी मौलाना साहब का जो मंझला बेटा है मोहम्मद सईद, उसको
क्राइम ब्रांच ने दफ्तर में बुलाया और 2 घंटे से पूछताछ की थी, क्योंकि सारा देख रेख व्यवस्था जो है मरकज में आने वाले लोगों के खाने पीने रहने की व्यवस्था जो है वो यही करता था। मीटिंग्स वगैरह सब जितने भी अहदेदार होते थे मरकज के, उनके साथ यही लेता था। और उसके बाद खास ऐसे 20 लोगों कर्मचारी हैं जो सारी व्यवस्था से जुड़े हुए थे, और वो जब से मरकज का मामला सामने आया था उसके बाद से ही वो फरार हो गए थे। तो उनके बारे में जानकारी जुटाइए, उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सर्विलांस पे लगाकर कुछ जानकारी जुटाइए, और बाकी लोगों के बारे में भी जानकारी लेने के लिए मोहम्मद सईद को बुलाया था और उससे 2 घंटे तक पूछताछ की गई है। अभी तक फिलहाल जो मौलाना साद है उसने अपनी सरकारी रिपोर्ट जो है कोविड-19 की वो नहीं सौंपी है पुलिस को, और उसके बाद ही क्राइम ब्रांच जो है उनको नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। लेकिन लगातार उनके पहले भी 3 बेटों से तीनों बेटों से पूछताछ की गई है। मोहम्मद सईद को दोबारा बुलाया गया था और उससे कुछ अहम जानकारी जो क्राइम ब्रांच जुटाना चाहती थी उसके बारे में पूछताछ की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.